कुंडली धारामापी के बारे में पढ़ा था। आज हम कीलकित कुंडली धारामापी के बारे में पढ़ेंगे। कीलकित कुंडली धारामापी जो है, सबसे पहले उसकी बनावट की हम बात करते हैं और फिर उसके बारे में आगे और हम डिटेल पढ़ेंगे। कीलकित कुंडली धारामापी में दो चुंबकीय ध्रुव N और S जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर टॉपिक का नाम अमीटर लिखा हुआ है, लेकिन अमीटर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम कीलकित कुंडली धारामापी के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीलकित कुंडली धारामापी। इसमें हम कह सकते हैं, बनावट की सबसे पहले बात करें तो दो चुंबकीय ध्रुव जो कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं के बीच में एक आयताकार फ्रेम पर लपेटी हुई तांबे के तार की, विद्युत रूप तांबे के तार की कुंडली लगी होती है। वही जैसे सामने हमने पढ़ा था निलंबित कुंडली धारामापी में, इस कुंडली के बीच में लोहे का क्रॉड रखा हुआ होता है चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। इस कुंडली का एक सिरा एक चूल से, एक दृढ़ आधार से और दूसरा सिरा दूसरे दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ होता है। इन दोनों दृढ़ आधारों में से जो ऊपर वाला सिरा है, ये जो ऊपर वाला सिरा है, ये एक स्प्रिंग की सहायता से, आपने देखा होगा एक स्प्रिंग, खिलौना गाड़ियों में एक स्प्रिंग आपने देखी होगी। खिलौना गाड़ियों में आपने स्प्रिंग देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा जैसे ही आप चाबी भरते हो तो वो स्प्रिंग जो है वो टाइट होती है और उसके बाद में जैसे ही आप चाबी को छोड़ते हो तो गाड़ी जो है वो गति करना शुरू कर देती है। यानी कि वो जो स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग इस तरीके से बिहेव करती है कि जैसे आप उस पर चाबी भरते हो स्प्रिंग टाइट होने लगती है और जैसे ही चाबी आप छोड़ते हो तो जो स्प्रिंग है वो वापस खुलने लगती है। तो ये इसी प्रकार की एक स्प्रिंग इसमें भी लगी हुई होती है। यहाँ पर एक ये आयताकार कुंडली है, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य ये रखी हुई है। इन दोनों सिरों को पेच T1 और पेच T2 की सहायता से बाहरी किसी स्रोत द्वारा जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए ये एक बैटरी है, इस बैटरी की सहायता से इसको जोड़ दिया है दोनों को। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो कुंडली है उस कुंडली के ऊपरी सिरे पर और निचले सिरे पर दो बल कार्य करते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जबकि जो दाएं और बाईं और जो सिरे हैं उन पर एक बल अंदर की ओर और एक बल बाहर की ओर कार्य करता है। ऊपर और नीचे की ओर कार्य करने वाले बलों को यदि हम F1 और F2 माने तो F1 और F2 एक दूसरे के विपरीत और बराबर होते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं दाएं ओर के सिरे और बाईं ओर के सिरे पर बल जो कार्य कर रहा है, जो कि एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर बल कार्य करता है, इसके बारे में हम पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं कि बल इस दिशा में क्यों कार्य करते हैं, तो इस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये दोनों बल भी परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, परंतु इन दोनों की क्रिया रेखा इस प्रकार से होती है कि जो कुंडली है इसे घूर्णन कराने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही कुंडली को घूर्णन कराते हैं तो ये जो स्प्रिंग लगी हुई होती है, ये स्प्रिंग टाइट होने लगती है। और अगर इस स्प्रिंग से हम एक संकेतक जोड़ दें, ठीक है, इस स्प्रिंग से, या हम ये कहें कि इस कुंडली से एक संकेतक जोड़ दें और इस तरफ एक हम अर्धवृत्ताकार स्केल बना दें, तब इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहले इस कुंडली में ज्ञात मान की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब जैसे ज्ञात मान की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मान लीजिए आपने 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की, तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो बल कार्य करेंगे, क्योंकि ये जो बल होते हैं ये चुंबकीय बल होते हैं और इन चुंबकीय बलों का मान जो होता है F बराबर IL क्रॉस B वाले सूत्र से ज्ञात किया जाता है। यानी हम ये देख सकते हैं कि ये जो बल है ये आप देख सकते हो विद्युत धारा पर निर्भर करते हैं और इनके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण बल आघूर्ण उत्पन्न होता है उसका जो मान होता है वो भी टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB साइन ऑफ थीटा होता है। यानी ये भी आई पर निर्भर करता है। तो आई का मान जैसे जैसे चेंज होगा, इस बल आघूर्ण का, बल युग्म आघूर्ण का मान भी चेंज होगा। बल युग्म आघूर्ण का मान चेंज होगा तो जो कुंडली है उसके घूर्णन की अगर हम बात करें तो घूर्णन भी चेंज होगा। यानी कि कम धारा उत्पन्न प्रवाहित करने पर कम बल आघूर्ण उत्पन्न होगा और कम बल आघूर्ण के कारण घूर्णन जो होगा वो भी कम कोण से होगा। या हम ये कहें कि थोड़ा विक्षेप उत्पन्न होगा इस कुंडली में। और अगर यदि हम जो विद्युत धारा है उसके मान में वृद्धि कर दें तो जो बल आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण है टॉर्क की, उसके मान में भी वृद्धि हो जाएगी और जो कुंडली है उसका घूर्णन पहले की तुलना में ज्यादा कोण से होगा। अब मैं वापस से इस बात पर आता हूं। तो मान लीजिए इसमें हमने धारा प्रवाहित की 1 एम्पियर की और 1 एम्पियर की धारा पे प्रवाहित करने पर
जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तब ये जो संकेतक है वो इस ओर इशारा कर रहा था। तो जब धारा प्रवाहित नहीं हो उस समय जिस ओर इशारा करे उसे हम जीरो कहेंगे। अब जैसे ही मान लीजिए इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की या आधा एम्पियर की धारा प्रवाहित की या कोई भी ज्ञात मान की धारा प्रवाहित की, तो इस कुंडली पर एक बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। इस बलाघूर्ण के कारण कुंडली घूर्णन करना प्रारंभ करेगी और कुंडली जैसे ही घूर्णन करना प्रारंभ करेगी ये स्प्रिंग जो है वो कसने लगेगी। ये स्प्रिंग जब कसने लगेगी तो स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए एक प्रत्यानयन बलयुग्मागुण लगाना प्रारंभ कर देती है। जब कुंडली का बलयुग्मागुण और इस स्प्रिंग का प्रत्यानयन बलयुग्मागुण दोनों बराबर हो जाते हैं तो कुंडली घूर्णन करना बंद कर देती है। मान लीजिए ऐसी स्थिति में ये जो संकेतक है, ये जो सुई है, जैसे स्पीडोमीटर में सुई होती है जो आपको ये बताती है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, बहुत सारे अलग अलग मीटर्स में आपने देखा होगा कि इस प्रकार की एक सुई होती है। तो ये जो सुई है वो मान लीजिए इस पोजीशन पर आकर के रुक जाती है। ऐसा कब हुआ? 1 एम्पियर विद्युत धारा पर हुआ, तो इस यहाँ पर 1 एम्पियर लिख दिया जाएगा। अब मान लीजिए 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की और 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये संकेतक इस जगह पर आकर के रुक गया, तो यहाँ 2 एम्पियर लिख दिया जाएगा। इन तीनों हिस्सों के बीच की दूरी को नाप करके इसे बराबर 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 10 टुकड़े, 15 टुकड़े या 20 टुकड़ों में 20 जो लाइन है वो लगा दी जाती है। अब मान लीजिए किसी समय अज्ञात मान की विद्युत धारा प्रवाहित की और वो अज्ञात मान की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जो संकेत है वो इस 1 और 2 के ठीक बीच में आके रुक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस विद्युत धारा के कारण जो इस संकेतक का घूर्णन है वो इतना हो रहा है जितना कि 1 एम्पियर से ज्यादा हो और 2 एम्पियर से कम हो, या हम कहें कि 1 और 2 एम्पियर के ठीक बीच में हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो विद्युत धारा बह रही है वो कितनी होगी? 1.5 एम्पियर होगी। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई गणना करने की जरूरत नहीं है। ये संकेतक अपने आप ही बता देता है कि विद्युत धारा इतनी बह रही होगी। बस एक बार आपको इस जो वृत्ताकार भाग है इस पर अंशांकन करने की जरूरत होती है। यानी एक बार ज्ञात मान की धारा प्रवाहित करके इस पर अंशांकन कर लिया जाए और उस अंशांकन के अनुरूप ये पढ़ा जा सकता है कि कितनी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो ये जो धारा मापी है ये संकेतक द्वारा प्रदर्शित धारा को व्यक्त करता है और संकेतक जो होता है वो एक कील नुमा भाग होता है, इसलिए इसे कीलकित कुंडली धारा मापी भी कहा जाता है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है इस चैप्टर का या हम कहें धारा मापी वाले भाग का वो है कि किसी भी धारा मापी को यानी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे चेंज किया जाए और वोल्ट मीटर में कैसे चेंज किया जाए। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए कि जो धारा मापी है उसका प्रतिरोध है जी। ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या है? जी। अब सबसे मुख्य बात क्या है? मान लीजिए ये एक सर्किट था जिसमें ये एक प्रतिरोध है, ये एक धारा नियंत्रक है, ठीक है, और ये एक यहां पर दूसरा प्रतिरोध है। ठीक है, ये दोनों प्रतिरोध को धारा नियंत्रक नहीं, सॉरी, ये एक बैटरी है। इस बैटरी से मैंने दो प्रतिरोधों को जोड़ दिया, R1 और R2। ठीक है, मान लीजिए यहां पर भी एक प्रतिरोध हमने जोड़ा हुआ है, वो है R3। सबसे पहली बात कि एमीटर का उपयोग क्या है? एमीटर का जो उपयोग है वो है किसी भी परिपथ में बहने वाली स्थायी धारा के मान को पढ़ना कि कितनी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है, दूसरी बात कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में 100 रुपए हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास में कितने हैं? 100 रुपए हैं और उन 100 रुपए जो है वो एक एक के सिक्के हैं, एक एक के सिक्के हैं और एक एक के सिक्के हैं, तो इस मतलब ये हुआ कि टोटल उसके पास 100 सिक्के होंगे। पर ये किसी को भी पता नहीं है कि उसके पास में 100 रुपए हैं। इवन उस व्यक्ति को भी नहीं पता है कि उसके पास में 100 रुपए हैं। अब गिनने के लिए एक दूसरा व्यक्ति वहां जाता है और वो व्यक्ति बी है, सपोज बी है। ठीक है, आप क्या चाहेंगे के गिनने पर वो जो सिक्के की संख्या है वो सही आनी चाहिए, गलत आनी चाहिए? तो डेफिनेटली आप ये कहोगे कि सही गिनना चाहिए, गलत क्यों गिनना चाहिए? पर मैं ये कहूं कि इस व्यक्ति में कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जिसकी वजह से इन सिक्कों की गिनती प्रभावित नहीं हो। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि इस व्यक्ति को गिनती ही नहीं आती 20 के बाद में, तो आप कहोगे सर इसका कोई फायदा ही नहीं है, ये तो गिन ही नहीं पाएगा। या मैं ये कहूं कि ये जब भी गिनता है
तो इसके गिनने पर 2 या 3 की गलती होती है। या मान लो कोई ऐसा जादू है जिस जादू की वजह से वो सिक्कों की जो संख्या है वो या तो 2-3 कम हो जाती है या 2-3 बढ़ जाती है इसके गिनने से। तो आप कहोगे कि सर ये तो फिर ये आदमी हमारे कोई काम का ही नहीं हुआ, क्योंकि ये जब भी गिनने जाएगा त्रुटिपूर्ण मान ही हमें प्राप्त होगा। जब भी गिनने जाएगा तब भी हमें कैसा मान प्राप्त होगा? त्रुटिपूर्ण मान प्राप्त होगा। तो हमें कैसा व्यक्ति चाहिए? हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे गिनती पूरी आती हो, जिसे ये जानकारी हो कि ये सिक्का 1 रुपए का है कि 2 रुपए का है, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिसके गिनने से गिनती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, ना तो गिनती कम आए और ना ही गिनती ज्यादा आए। तो ठीक यही हम यहां पर सूत्र काम में लेने वाले हैं, यही बात हम यहां पर काम में लेने वाले हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बताने वाला हूं। मान लीजिए कि आपको इस R1 प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मापन करना है। क्या करना है आपको? इस R1 प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मापन करना है। तो सबसे पहली बात कि जब भी आपको किसी प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मापन करना हो तो आपके पास में 2 तरह के ऑप्शन है कि आप जिस मीटर से, जिसे हम कहेंगे अमीटर, धारा का मापन करने वाले यंत्र को हम क्या कहेंगे? अमीटर। जिस मीटर से विद्युत धारा का मापन करना चाहते हैं उसको या तो इसके समांतर क्रम में लगा सकते हो और या फिर इसके श्रेणी क्रम में लगा सकते हो। 2 ऑप्शन है अपने पास में, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं या समांतर क्रम। लेकिन हम सब जानते हैं कि समांतर क्रम में विद्युत धारा का मान एक समान हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। समांतर क्रम में वोल्टा का मान एक समान होता है, यानी जितना इस प्रतिरोध में वोल्टा है उतनी ही वोल्टा इसमें भी होनी चाहिए अगर समांतर क्रम में जोड़ता हूं तो। पर क्या धारा बराबर हो सकती है? हम कहेंगे कोई गारंटी नहीं है धारा बराबर हो या नहीं हो भी सकती है, कोई इत्तेफाक से हो जाए तो ऐसा पॉसिबल भी है। अगर इन दोनों का प्रतिरोध बराबर हो, इस एमीटर का प्रतिरोध और इस तार का प्रतिरोध बराबर हो तब तो बराबर आ जाएंगी धारा। लेकिन अगर इन दोनों का प्रतिरोध बराबर नहीं हुआ तो विद्युत धारा इनमें बराबर नहीं आएगी, यानी कि हम ये कहेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा का मान बराबर आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरी बात कि समांतर क्रम में जोड़ने पर होगा क्या? जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया, अभी इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी, पूरी की पूरी 2 एम्पियर धारा यहां से आ रही थी और पूरी इस प्रतिरोध में चली गई। जैसे ही मैंने एमीटर को जोड़ा इसके समांतर क्रम में, तो अब ये जो धारा है वो इस संधि पर जैसे ही पहुंचेगी तो इसके 2 भाग हो और एक भाग इस एमीटर में से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब प्रतिरोध में से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित, अब इसमें से 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, आधा एम्पियर या कोई और मान की धारा प्रवाहित होगी। तो ये तो हमारे को कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि एमीटर के जोड़ने पर तो धारा का मान चेंज हो गया। और हमको करना क्या था? हमको ऐसा मीटर लगाना है नापने के लिए जिससे इस सर्किट के किसी भी गुण को कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। ना तो इस सर्किट का प्रतिरोध चेंज होना चाहिए, ना इस सर्किट में किसी प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा चेंज होनी चाहिए, और ना ही किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभव का मान चेंज होना चाहिए। तीनों ही चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर चेंज हो गई तो फिर उस मीटर को लगाने का फायदा ही नहीं। मीटर का मतलब ही यह है कि मीटर किसी भी चीज को नापे लेकिन उस सर्किट में किसी भी मान को प्रभावित नहीं करे। तो ये बात तो तय हो गई कि हम इसको समांतर क्रम में तो नहीं जोड़ सकते। अब देखते हैं क्या हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने से धारा के मान पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? तो हम कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? आप कहोगे क्यों नहीं पड़ेगा भाई धारा के मान पे प्रभाव? पहले तो इस भाग का प्रतिरोध केवल R1 था, अब इसका प्रतिरोध भी तो जुड़ जाएगा। अगर दोनों का प्रतिरोध जुड़ गया तो टोटल प्रतिरोध में वृद्धि हो जाएगी, और टोटल प्रतिरोध में अगर वृद्धि हो गई तो ऐसी स्थिति में धारा का मान तो चेंज होगा, क्योंकि प्रतिरोध अगर बदलेगा तो धारा बदलेगी। हम सब जानते हैं धारा I बराबर होता है V/R। धारा I बराबर क्या होता है? V/R होता है। पर अगर मैं ये कहूं कि मैंने ये जो एमीटर लगाया है वो ऐसा एमीटर लगाया है जिससे प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, अब आप कहोगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब जानते हैं श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होता है R, उसका मान होता है R1 प्लस ये दूसरा जो भाग है एमीटर है इसका प्रतिरोध यानी RA।
तो अब आप कैसे कह सकते हो कि प्रतिरोध प्रभावित नहीं हुआ? देखो प्रतिरोध तो प्रभावित हो गया, R1 में RA जुड़ गया। पर मैं अगर ये कहूं कि मैंने ऐसा एमीटर लिया है जिसका प्रतिरोध शून्य है, कितना है? शून्य है, तो आप ये कहोगे कि अगर इसका प्रतिरोध शून्य है तो प्रतिरोध शून्य हमने जोड़ दिया, कितना आ गया बच्चों वापस से हमारे पास में? R1, यानी प्रतिरोध प्रभावित नहीं हुआ, प्रतिरोध प्रभावित नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला काम तो ये कि हमें जो एमीटर लेना पड़ेगा वो शून्य प्रतिरोध का लेना पड़ेगा, जिससे प्रतिरोध प्रभावित नहीं हो। दूसरी बात कि पहले इस भाग का जो टोटल प्रतिरोध था वो R1 था और अब भी R1 है, तो प्रतिरोध प्रभावित नहीं हुआ तो इसमें से बहने वाली धारा भी प्रभावित नहीं होगी। यानी अगर इसमें से पहले 2 एम्पियर धारा बह रही थी तो अब भी 2 एम्पियर बहेगी। तो आप कहोगे भाई इसका हमें फायदा क्या हुआ? हमें फायदा ये हुआ कि जितनी धारा इस प्रतिरोध में से बहेगी उतनी ही एमीटर में से भी बहेगी, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम में धारा का मान बराबर होता है। तो धारा प्रभावित नहीं हुई, पहली बात तो धारा का मान बदला नहीं, और जितनी धारा इसमें थी इस प्रतिरोध में उतनी ही एमीटर में थी। तो एमीटर खुद में से बहने वाली धारा को पढ़ेगा, यानी एमीटर ने इस प्रतिरोध की धारा को नहीं पढ़ा है, इसने खुद में से बहने वाली धारा के मान को पढ़ लिया कि इसमें से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हुई। लेकिन सैद्धांतिक रूप से जितनी धारा एमीटर से बह रही है उतनी ही धारा इस प्रतिरोध से भी बह रही है। मान लीजिए ए की जेब में 10 रुपए हैं और बी की जेब में भी 10 रुपए हैं, दोनों के पास में बराबर है, आपको पता है कि दोनों के पास बराबर है, आपको पता लगाना है कि ए के पास में कितने रुपए हैं। लेकिन ए आपके पास में भी नहीं है, ए कहीं बाहर गया हुआ है और बी आपके पास में खड़ा हुआ है, आप क्या करोगे? आप बी की राशि गिन लोगे और कहोगे भाई बी की राशि जितनी उतनी ए की राशि, इसलिए बी की राशि अगर 10 रुपए आई है तो ए के पास में भी 10 रुपए ही होंगे। तो इस एमीटर ने इस प्रतिरोध की धारा को नहीं पढ़ा, इसने तो स्वयं की धारा को पढ़ा, लेकिन दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे इसलिए दोनों की धारा बराबर थी। इसलिए जितनी धारा एमीटर की आई है उतनी ही धारा इस प्रतिरोध की भी होनी चाहिए, उतनी धारा इस प्रतिरोध की भी होनी चाहिए। तो हम कहेंगे भाई ये सबसे पहली बात तो जो है शून्य प्रतिरोध होना चाहिए एमीटर का, इसको श्रेणी क्रम में जब हम लगाए। दूसरी बात कि इसमें उतनी ही धारा बहेगी जितनी इस प्रतिरोध में। और तीसरी बात कि अगर मैं यहां वोल्टता की बात करता तो हम देखते भाई इस पर कितना वोल्टेज है, तो हम कहेंगे भाई वोल्टेज V बराबर होता है I इंटू R। पहले कितना था? पहले था धारा I और प्रतिरोध था R1। अब कितना हो गया? अब हो गया धारा वही 2 और प्रतिरोध R1, यानी इसका वोल्टेज भी चेंज नहीं हुआ। यानी इस एमीटर के लगाने से इस प्रतिरोध की वोल्टता, इस प्रतिरोध की धारा, इस प्रतिरोध का मान, तीनों में से कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी हम इस एमीटर को लगा सकते हैं। तो एक अच्छा एमीटर, एक शानदार एमीटर, एक आदर्श एमीटर कैसा होना चाहिए? हम कहेंगे भाई जैसा भी हो, सबसे पहली बात तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात कि उसका खुद का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। तो सबसे पहला हम क्या कह सकते हैं कि एक आदर्श एमीटर ऐसा एमीटर होता है जिसका स्वयं का प्रतिरोध शून्य होता है। दूसरी बात कि इस एमीटर से धारा का मापन करने के लिए इसे प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन अभी भी मूल प्रश्न यही के यही है, वो क्या है? वो ये है कि धारा मापी को एमीटर बनावे कैसे? तो धारा मापी को अगर एमीटर मुझे बनाना है, ये एक धारा मापी है, इसे मुझे एमीटर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके प्रतिरोध को शून्य करना पड़ेगा। इसके प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा? शून्य करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसके प्रतिरोध को शून्य नहीं कर पाया तो, अगर मैं इसके प्रतिरोध को शून्य नहीं कर पाया तो भाई प्रतिरोध को शून्य या कोई अन्य मान कैसे किया जाए? किसी भी प्रतिरोध में, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर का भी कोई प्रतिरोध होगा, मान लेते जी है। किसी भी प्रतिरोध में परिवर्तन करना है आपको तो उसके 3 उपाय हैं। पहला उपाय कि उस प्रतिरोध के ताप में परिवर्तन कर दीजिए। प्रत्येक पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो ताप पर निर्भर करता है, लेकिन ताप में परिवर्तन करने से प्रतिरोध के मान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी ये नियम तो हमारे काम का नहीं रहा। दूसरा
कि इस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जोड़ दीजिए और तीसरा कि इसके समांतर क्रम में कोई प्रतिरोध जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए कि इस प्रतिरोध जी का मान है 2 ओम, ठीक है। अब मैं इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देता हूं, इसका मान है 4 ओम। टोटल कितना प्रतिरोध हो जाएगा? तो हम कहेंगे टोटल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 2 ओम प्लस 4 ओम बराबर 6 ओम। ये तो बढ़ गया, हमें तो 2 ओम से घटा करके 0 करना था, 2 ओम से घटा करके कितना करना था? 0 करना था। ये तो बढ़ गया, ये बढ़ गया तो भैया ये तो हमारे कोई काम का नहीं है। यानी कि हमें अगर इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध शून्य करना है एमीटर बनाने के लिए, तो श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध नहीं जोड़ सकते, ताप में परिवर्तन से हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब तीसरा ही रास्ता हमारे पास में बचा है, वो है पासर क्रम में जोड़ देते हैं। अब पासर क्रम में मैंने जोड़ दिया ये एक प्रतिरोध, पहले की तरह हम मान लेते हैं ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है। अब पासर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आएगा? तो हम कहेंगे 1/R बराबर 1 पहला प्रतिरोध, 1 सूत्र होता है ना 1/R1 प्लस 1/R2, ये वाला सूत्र हम काम में ले रहे हैं, प्लस 1 दूसरा प्रतिरोध। तो आप देखोगे दोनों का एलसीएम आ गया 4 ओम, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार गया, उस 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया, प्लस 4 में 4 का भाग दिया 1 बार गया, उस 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया, ये 1/R है, ठीक है। अब अगर 2 प्रतिरोध होते हैं तो 2 प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसके लिए एक डायरेक्ट सूत्र भी है हमारे पास में, और वो डायरेक्ट सूत्र क्या है? वो है R बराबर R1 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस सूत्र से भी निकाल सकते हो, और इस सूत्र से जब हम निकाल रहे हैं तो आ रहा है 3/4 आ रहा है 1/R का मान, तो R का मान कितना हो जाएगा? 4/3, 4/3। और देखो इस सूत्र से निकालोगे तो भी ये आएगा 2 इंटू 4 बराबर 8, ठीक है, और नीचे 2 प्लस 4 बराबर 6, 2 से कट गया ये दोनों, तो ये आ गया आपके पास में 4 और नीचे आ गया 3। अब 4/3 यानी 4 में 3 का भाग दिया तो 1.33 आया। आप देख रहे हो कि इस प्रतिरोध का जो मान है वो लगाए गए दोनों प्रतिरोधों 2 ओम और 4 ओम दोनों से ही कम आया। यानी कि समांतर क्रम एक ऐसा क्रम हो सकता है जिससे प्रतिरोध का मान कम किया जा सकता है। अब अगर मुझे प्रतिरोध का मान शून्य करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर मुझे प्रतिरोध का मान शून्य करना है तो मेरे पास में क्या रास्ता है? मेरे पास में एक रास्ता यह है कि ये जो प्रतिरोध है, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के पासर क्रम में, ये समांतर क्रम में, ठीक है, R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। मुझे तुल्य प्रतिरोध कितना करना है? 0 करना है, क्योंकि अगर मुझे इसे गैल्वेनोमीटर बनाना है, इस गैल्वेनोमीटर को सॉरी प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर को मुझे क्या बनाना है? एमीटर बनाना है। तो इस पूरे गैल्वेनोमीटर को, अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है? ये अकेला गैल्वेनोमीटर नहीं रहेगा। अब ये जो प्रतिरोध हमने समांतर क्रम में लगाया है ये मिलकर के एक युक्ति का निर्माण करेगा। तो ये जो पूरी युक्ति है इसका प्रतिरोध 0 आना चाहिए। अब इसके प्रतिरोध का सूत्र क्या है? R बराबर R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। दो ही तरीके से इसका मान 0 आ सकता है, या तो इस राशि का अंश 0 हो और या इसका हर अनंत हो, या तो इसका अंश 0 हो या इसका हर अनंत हो, ठीक है। अब R1 कौन है? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, ये नीचे हो गया G, और R2 कौन है? ये जो हमने नया लगाया है प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध। तो देखो बच्चों, अगर आपको नीचे वाली राशि को अनंत करना है तो R2 को अनंत ले लो, ठीक है। तो G प्लस अनंत बराबर अनंत, और ऊपर G इंटू अनंत बराबर अनंत, तो ऊपर भी अनंत और नीचे भी अनंत, तो अनंत बटा अनंत तो अनिर्धार्य रूप होता है। यानी कि अगर मैं अनंत मान का प्रतिरोध लगाऊं तो मेरे पास में शून्य नहीं आएगा, हमें तो शून्य लाना है टोटल प्रतिरोध, ठीक है। ये हो गया G प्लस R2। पर अगर मैं R2 का मान 0 कर दूं, देखो G इंटू R2, यानी R2 का मान 0 कर दो, G इंटू 0 बराबर 0, और नीचे कितना आ जाएगा? G प्लस 0 बराबर G, 0/G बराबर G, ठीक है। यानी कि अगर मैंने जो दूसरा प्रतिरोध लगाया है वो शून्य मान का प्रतिरोध लगा दिया, कितना लगा दिया? शून्य मान का प्रतिरोध लगा दिया। ये हमने ये गैल्वेनोमीटर लिया और गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक शून्य मान का प्रतिरोध लगा दिया
तो तुल्य प्रतिरोध यानी इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध भी 0 हो जाएगा। और अगर इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध 0 हो गया तो ये एक ऐसे सर्किट की तरह काम करेगा, एक ऐसे सर्किट की तरह काम करेगा जो एमीटर, ये एक ऐसे यंत्र की तरह काम करेगा जो एक आदर्श एमीटर हो सकता है, क्योंकि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी भी लेकिन एक समस्या है हमारे पास में। समस्या ये है कि पहली बात तो दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ है ही नहीं जिसका प्रतिरोध 0 हो, तो 0 प्रतिरोध का पदार्थ लावें कहां से, पहली समस्या। दूसरी समस्या कि मान लो इत्तेफाक से मिल भी गया तो ये जो तार हमने लगाया है दोनों प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए, इसका भी तो कोई प्रतिरोध होगा। तो भाई 0 प्रतिरोध तो प्राप्त नहीं किया जा सकता, 0 प्रतिरोध तो प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब अगर 0 प्रतिरोध प्राप्त नहीं किया जा सकता तो ये जो आदित्य है ये कह रहा है कि सर अगर अपन 0 प्राप्त नहीं कर सकते तो लगभग 0 प्राप्त कर लेते हैं, नगण्य ले लेते हैं, वो भी तो ठीक रहेगा। 0 नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, मान लो बिल्कुल आदर्श नहीं है, एक व्यक्ति हमने अपने को ऐसा चाहिए जो बिल्कुल आदर्श होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं होना चाहिए, पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तो जिसमें सबसे कम अवगुण हो वो ले लेते हैं अपन। तो ऐसा प्रतिरोध बना देते हैं, पर इसको ऐसा यंत्र बना देते हैं जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो। तो अगर हमें इसका प्रतिरोध बहुत कम करना है तो हमने जैसे देखा था जो तुल्य प्रतिरोध था वो क्या था, इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध दोनों से ही कम आया था। यानी हमें अगर टोटल प्रतिरोध का मान कम करना है तो आपको ऐसा प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा जिसका खुद का मान बहुत कम हो, खुद का मान बहुत कम हो। तो ये जो है जी, इसके समांतर क्रम में हमें एक अत्यल्प मान का प्रतिरोध जोड़ना होगा, ये अत्यल्प मान का प्रतिरोध जोड़ना होगा। और अत्यल्प मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान भी हमें अत्यल्प ही प्राप्त होगा। इससे ये एक ऐसा यंत्र बन जाएगा जिसका प्रतिरोध नगण्य होगा, और नगण्य प्रतिरोध के इस यंत्र को हम एमीटर की तरह काम में ले सकेंगे। अभी समस्या हमारे पास में क्या है कि अत्यल्प मान का प्रतिरोध हम कहां से लेके आए, तो सामान्यतः जो सामान्य तार होते हैं उनका प्रतिरोध भी बहुत कम होता है। तो अगर मैंने ये अत्यल्प प्रतिरोध लगाया तो ये एक सामान्य तार की तरह व्यवहार करेगा। और आप सोचो कि आपने किसी सर्किट में सर्किट का एक सिरा और दूसरा सिरा एक ही तार से जोड़ दिया, तो इसको सामान्य भाषा में आप शॉर्ट सर्किट कह देते हो। या हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या किया, विद्युत धारा के लिए एक छोटा रास्ता दे दिया जिसमें से आसानी से विद्युत धारा जा सकती थी। यहां रुकावट ज्यादा थी, प्रतिरोध ज्यादा था, यहां हमने एक ऐसा प्रतिरोध लगा दिया जिसमें से विद्युत धारा आसानी से गति कर सकती है, क्योंकि इस भाग का प्रतिरोध बहुत कम है। इसको कहते हैं शंट प्रतिरोध। इसको क्या कहते हैं हम, शंट प्रतिरोध। तो शंट प्रतिरोध क्या होता है, एक अत्यल्प मान का, एक बहुत छोटे मान का प्रतिरोध होता है। तो अब हमारा टॉपिक ओरिजिनली एक तरीके से शुरू होगा। एमीटर जो होता है वो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने के काम में आता है, नंबर 1 बात। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, नंबर 2 बात। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर के अंदर जो चीजें जुड़ी हुई है वो श्रेणी क्रम में हो या नहीं हो, इस कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमीटर जब बन गया तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श एमीटर वह एमीटर होता है जिसका खुद का प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, यानी आदर्श एमीटर बनाना संभव नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए गैल्वेनोमीटर के पासारु क्रम में एक तुच्छ मान का, एक अल्प मान का शंट प्रतिरोध जोड़ा जाता है। मान लीजिए इस प्रतिरोध का मान है S, ठीक है, मान लीजिए इस प्रतिरोध का मान क्या है, S है। ये जो पूरी युक्ति है, ये पूरी युक्ति एमीटर कहलाती है। अब मान लीजिए कि इसमें विद्युत धारा I ने प्रवेश किया और I का एक भाग इस गैल्वेनोमीटर में चला गया, ये है IG, और जो दूसरा बचा हुआ भाग है IS, ये चला गया इस दूसरे भाग में, इस S भाग में, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर का की वोल्टता निकालना चाहूं VG और इस शंट प्रतिरोध की वोल्टता निकालना चाहूं VS, विभवांतर, वो दोनों बराबर आएंगे। क्यों बराबर आएंगे, क्योंकि दोनों पासारु क्रम में। अब वोल्टता का मान कितना होता है आप सब जानते हो, विभवांतर का मान कितना होता है, विभवांतर का मान होता है उस परिपथ में, उस भाग में बहने वाली धारा जो कि IG है, गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा IG है, इनटू इसका प्रतिरोध यानी कि G।
बराबर शंट प्रतिरोध में बहने वाली धारा IS इंटू S। अगर मैं इस बिंदु पर, ये इस बिंदु पर किरचॉफ का नियम लागू करूं, तो किरचॉफ का नियम कहता है कि इस बिंदु में प्रवेश करने वाली विद्युत धारा I और इस बिंदु से बाहर निकलने वाली धारा IG और IS का योग इस प्रवेश करने वाली विद्युत धारा के बराबर होगा। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किसी संधि पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इससे बाहर निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। तो प्रवेश तो केवल I कर रही है और बाहर कौन कौन सी निकल रही है? IG और IS। यहां से IG को इस तरफ ले जाओ तो आपके पास में हो जाएगा I माइनस IG बराबर IS। ठीक है, ये जो IS का मान हमारे पास में आया है, वो जो हम अभी अभी हमने एक समीकरण निकाली है, ये समीकरण IG इंटू जी बराबर IS इंटू एस, इसमें रख दीजिए। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा IG इंटू जी, ये तो ऑलरेडी हमारे पास में है, बराबर I माइनस IG इंटू एस। ठीक है, नंबर एक बात कि मैं यहां पर मान रख देता हूं, इसको ब्रैकेट को खोल देता हूं, ब्रैकेट को खोल दिया मैंने, IG इंटू जी बराबर I इंटू एस माइनस IG इंटू एस। इस IG इंटू एस को इधर ले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा IG इंटू जी प्लस IG इंटू एस बराबर I इंटू एस। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में से IG कॉमन आ रहा है। क्या बच गया? G प्लस एस। हमारे पास में G प्लस एस बच गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो G प्लस एस हमारे पास में बचा है, इस G प्लस एस और दूसरी तरफ क्या बचा है आपके पास में? I इंटू एस बचा है। ये जो G प्लस एस है इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा IG बराबर I इंटू एस अपॉन G प्लस एस। तो यहां से हम IG का मान निकाल सकते हैं कि IG का मान कितना होगा। नंबर एक चीज आ गई हमारे पास में। दूसरी चीज कि हम इस सर्किट में तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहें तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं हम देखते हैं। तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा? ये पूर्ण विक्षेप के लिए धारा है, यानी कि ये बताता है कि अगर आपको इस गैल्वेनोमीटर को 2 एम्पियर की धारा का गैल्वेनोमीटर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 एम्पियर की धारा का गैल्वेनोमीटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहां से IG अपॉन I का मान निकालना चाहूं तो हो जाएगा S अपॉन G प्लस एस। ठीक है, अब देखो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहें तो ये एक गैल्वेनोमीटर था, ये एक शंट प्रतिरोध था। तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो हम कहेंगे मान लीजिए 1 अपॉन RA, ये हो गया तुल्य प्रतिरोध, बराबर 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S। और ये सूत्र हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये पासर क्रम में हम सब जानते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है वो दोनों प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो मैंने G का भी व्युत्क्रम ले लिया और S का भी व्युत्क्रम ले लिया। 1 अपॉन RA बराबर क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम आ गया G इंटू एस। G इंटू एस में G का भाग दिया, पहली राशि के हर का भाग दिया तो S बचा। S को ऊपर वाले राशि यानी अंश से गुणा कर दिया तो ये आ गया S प्लस, अब की बार हमने S का भाग दिया दूसरी राशि के हर का तो G बचा, G को 1 से गुणा कर दिया तो आ गया आपके पास में G। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो RA बराबर हो जाएगा G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि जो शंट प्रतिरोध है उसका मान बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम कहेंगे S इज लेस देन G, यानी कि हम G की तुलना में S को नगण्य मान सकते हैं। लेकिन नगण्य कहां से मान सकते हैं? केवल योग वाले भाग में से मान सकते हैं, गुणा वाले भाग में से नहीं मान सकते, क्योंकि छोटी राशि को जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गुणा करने से फर्क पड़ता है। जैसे मैं 15 में 0.1 जोड़ूं तो आएगा 15.1, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 15 को अगर 0.1 से गुणा कर दो
तो हो जाएगा 1.5, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो गुणा वाले भाग में से हम इसे नगण्य नहीं मान सकते, लेकिन जोड़ वाले भाग में से मान सकते हैं। तो G प्लस एस और G इंटू एस, दो भाग है हमारे पास में। यहां पर आप देख सकते हो, एक तो है G इंटू एस और एक है G प्लस एस। तो इसमें से G प्लस एस में से एस को हमने नगण्य मान लिया। क्या रह गया हमारे पास में? ओनली G। तो आर ए बराबर क्या आ जाएगा? बराबर G इंटू एस अपॉन G। नगण्य माना है पर शून्य तो नहीं था, इसका मतलब नगण्य मानने से जो मान हमारे पास में आया है वो बराबर नहीं होगा, पर लगभग बराबर होगा। ये G से G कट गया, क्या आ गया आपके पास में? आर ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एस, यानी कि जो एमीटर हमने बनाया है उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो शंट प्रतिरोध के बराबर होगा। इस प्रकार से हम इसका तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हमने ज्ञात की कि धारामापी में कितनी धारा बहेगी, क्योंकि धारामापी को हमने एमीटर में चेंज किया है, तो धारा का मान हमें चाहिए और उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये हमें चाहिए। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी धारामापी को एमीटर में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो एमीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? धारामापी के पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। दो बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। धारामापी बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में प्रतिरोध लगाया, ये बन गया एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध लगाया। लेकिन ये जो एमीटर बना है ये पूरा का पूरा एमीटर है। इस एमीटर से अगर आपको धारा का मापन करना है तो इसे सर्किट में आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब दूसरी युक्ति पर हम आते हैं। एमीटर को वोल्ट मीटर की तरह कैसे उपयोग में लिया जाता है? तो एमीटर को अगर वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग में लेना हो तो सबसे पहली बात तो वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करती है। नंबर एक बात। अब मान लीजिए कि एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के विभवांतर का मापन करना है, तो हम श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर को अगर जोड़ें तो विभवांतर का मापन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में इन दोनों की वोल्टता बराबर होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? वोल्ट मीटर को इस प्रतिरोध के पार्श्व क्रम में जोड़ना पड़ेगा। पार्श्व क्रम में जोड़ने का फायदा क्या होगा? जितनी वोल्टता इस प्रतिरोध की होगी इतनी ही वोल्टता इस वोल्ट मीटर की भी होगी। एक्चुअल में तो वोल्ट मीटर अपनी वोल्टता पड़ेगा, लेकिन दोनों की वोल्टताएं बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि जितनी प्रतिरोध की वोल्टता उतनी इस वोल्ट मीटर की भी होगी। अब देखिए, इस प्रतिरोध में मान लीजिए कि 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध का मान है 3 ओम। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी इसकी वोल्टता अगर मुझे निकालनी हो तो वो कितनी होगी? V बराबर धारा I इंटू प्रतिरोध R, यानी टोटल आ गया 6 वोल्ट। ठीक है, अगर मैं इसको इस गैल्वेनोमीटर को, इस प्रतिरोध को, मान लीजिए कि ये गैल्वेनोमीटर था पहले और ये गैल्वेनोमीटर के लिए हमने कैलकुलेशन की है, ये गैल्वेनोमीटर का हमने क्या निकाल लिया? वोल्टता निकाल। अब अगर मैं इसको वोल्ट मीटर के रूप में चेंज करना चाहता हूं, या मान लीजिए कि किसी प्रतिरोध की वोल्टता हमने निकाली है, गैल्वेनोमीटर की नहीं निकाली, प्रतिरोध मान लेते हैं। ये प्रतिरोध की वोल्टता आ गई 6 वोल्ट। अगर मुझे इसकी वोल्टता का मापन करना है तो पहली बात तो मुझे पार्श्व क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ये पार्श्व क्रम में जोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब अगर इस वोल्ट मीटर की कुछ वोल्टता, कुछ ना कुछ इसका भी प्रतिरोध होगा वोल्ट मीटर का, तो जैसे ही यहां से 2 एम्पियर धारा आएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका कुछ भाग यहां जाएगा और कुछ भाग यहां जाएगा। मान लीजिए 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर यहां चला गया और 1 एम्पियर यहां चला गया। सपोज 1 एम्पियर नहीं जाए तो 1 एम्पियर से ज्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, पर पूरी 2 एम्पियर तो अब इस तार में से प्रवाहित नहीं होगी, 2 एम्पियर से कम प्रवाहित होगी। अगर 2 एम्पियर से कम प्रवाहित हुई तो इस प्रतिरोध की जो वोल्टता है, जिसको हम V कहेंगे, वो होती है I इंटू R। तो R का मान तो अभी भी 3 ही है, लेकिन I का मान अब हमें 2 से कम प्राप्त हो रहा है, 2 से कम। ठीक है, अगर 2 होता तो 2 तिया 6 आता, चूंकि ये 2 से कम है यानी V का मान 6 से कम आएगा। मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर लगाने से वोल्टता बदल गई।
पर फिर अगर ऐसा होगा तो क्या ये वोल्ट मीटर हमारे काम का है? हम कहेंगे नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा जिसमें खुद में से कोई धारा नहीं बहनी चाहिए, क्योंकि अगर खुद में से धारा प्रवाहित हो गई, इस वोल्ट मीटर खुद में से धारा प्रवाहित हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिरोध में से 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही थी वो प्रभावित हो जाएगी। अगर मैं ये कहूं कि इस वोल्ट मीटर में से 0 धारा बह रही है, तो हम कहेंगे भाई आने वाली धारा 2 एम्पीयर, जाने वाली धारा एक तो इस प्रतिरोध में जा रही है, इसको हम कह देते हैं आई आर, और एक इस वोल्ट मीटर में जा रही है, इसको हम कह देते हैं आई वी। ठीक है, तो आई आर का मान कितना है पता नहीं, लेकिन आई वी का मान 0 ही हमें पता है, तो हम कहेंगे भाई आई आर का मान कितना होगा? वापस से वही 2 एम्पियर ही आएगा। यानी कि अगर इस वोल्ट मीटर में से 0 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, तो इस प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा जो है उसके मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका फायदा क्या हुआ? अगर इस प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो प्रतिरोध की जो वोल्टता है, जो कि हमारे पास में धारा आई इंटू आर के बराबर होती है, जो कि 2 एम्पियर इंटू 3 ओम आ रही है, वो फिर से वापस 6 वोल्ट ही आ जाएगी। मतलब इस वोल्ट मीटर के लगाने से इस प्रतिरोध की वोल्टता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें तो ऐसा ही वोल्ट मीटर चाहिए जिससे इस वोल्ट मीटर की वोल्टता पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि प्रभाव पड़ा तो ये गलत मान पढ़ लेगा। तो हमें कैसा वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा? ऐसा वोल्ट मीटर जिसमें से 0 धारा बहे ही नहीं। अब ऐसा कौन सा वोल्ट मीटर होगा जिसमें से धारा ही नहीं बहे? तो धारा उस भाग में से नहीं बहती है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। यानी वोल्ट मीटर ऐसा लगाना पड़ेगा जिसका प्रतिरोध अनंत हो। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर एक ऐसा वोल्ट मीटर होता है जिसका स्वयं का प्रतिरोध अनंत होता है। स्वयं का प्रतिरोध कैसा होता है? अनंत होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर को वोल्टता मापने के लिए पासर क्रम में लगाया जाता है, और एक आदर्श वोल्ट मीटर ऐसा वोल्ट मीटर होता है जिसका खुद का प्रतिरोध अनंत हो। अब ये एक गैल्वेनोमीटर था। अगर मुझे इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो इसका प्रतिरोध मुझे क्या करना पड़ेगा? अनंत करना पड़ेगा, यानी बढ़ाना पड़ेगा। जब भी प्रतिरोध बढ़ाना हो तो पासर क्रम की बजाय श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ो, क्योंकि पासर क्रम में जोड़ने से कुल प्रतिरोध में कमी आती है। तो हम क्या करेंगे? इसे वोल्ट मीटर बढ़ाना है तो इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देंगे। लेकिन कितना? अगर इसे अनंत करना है तो आपको अनंत मान का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो अनंत मान का तो प्रतिरोध हमारे पास में है ही नहीं। अनंत प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि आपने इस गैल्वेनोमीटर से एक तार जोड़ा और फिर आगे एक तार और था। इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी योग नहीं, किसी प्रकार का कोई भी यंत्र नहीं जुड़ा हुआ है, और इन दोनों तार के बीच में यहां पर इवन वायु भी नहीं है, निर्वात है। तो इसका मतलब हमें वोल्ट मीटर बनाने के लिए निर्वात में जाना पड़ेगा? तो ऐसा तो संभव नहीं है। अगर निर्वात में चले गए तो फिर वोल्टता मापेंगे कैसे? और निर्वात में जाने का मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास में खुद को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ेगा, यानी आपको वोल्ट मीटर बनाने के लिए स्पेस में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करना भाई। वोल्ट मीटर बनाने के लिए स्पेस में कौन जाएगा? तो ये जो एक बच्चा है, ये जावेद, ये कह रहा है कि सर ऐसा करो ना कि अनंत का नहीं बना सकते तो बड़े मान का बना दो, उच्च मान का बना दो। ये भी बात सही है इसकी भाई। अब अपन अनंत का नहीं बना सकते, यानी आदर्श वोल्ट मीटर नहीं बना सकते, तो उच्च मान का बना दो। तो उच्च मान का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ता है? धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ये धारा मापी है, गैल्वेनोमीटर है, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया। अब वही बात, हमें 3 चीजें यहां ज्ञात करनी है। नंबर 1 बात कि इस धारा मापी से कितनी धारा बहेगी। नंबर 2 बात इस धारा मापी की वोल्टता कितनी होगी। और नंबर 3 बात कि सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां से आई धारा बह रही थी पहले। ठीक है, तो आप ये बताओ कि क्या धारा अब कितनी बहेगी? तो धारा का मान अगर हम निकालना चाहें, पहले अगर मैं कहूं कि इसकी वोल्टता, वोल्ट मीटर की इसकी वोल्टता जो है
टोटल जो प्रतिरोध है वो मैं निकालना चाहूं तो मैं कहूंगा कि टोटल प्रतिरोध जो होगा वो होगा आर वी इज इक्वल्स टू जी प्लस, इसके प्रतिरोध को हम आर माने तो जी प्लस आर, या एच माने आर एच का मतलब है हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये हो गया जी प्लस आर एच। अब अगर मैं यहां पर एक और चीज की वोल्टता निकालना चाहूं तो हम कहेंगे इस प्रतिरोध की वोल्टता तो हो गई, इस पूरे की वोल्टता तो हो गई वी, और अगर मैं इस धारा मापी में बहने वाली धारा को आई जी कहूं तो जितनी धारा इसमें से बहेगी उतनी धारा इसमें से बहेगी, तो टोटल वोल्टता कितनी होगी, श्रेणी क्रम की टोटल वोल्टता जितने भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए उन सबकी वोल्टताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर की वोल्टता निकालनी पड़ेगी और इस प्रतिरोध आर एच की वोल्टता निकालनी पड़ेगी, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर की वोल्टता कितनी होगी, आई जी इंटू जी, और इस प्रतिरोध की वोल्टता कितनी होगी, ये होगी आई जी इंटू आर एच। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, आई जी कॉमन आ गया, क्या आ गया हमारे पास में, जी प्लस आर एच। तो ये हमने वोल्टता भी कैलकुलेट कर ली, वोल्टता कैलकुलेट कर ली, प्रतिरोध कैलकुलेट कर लिया, वोल्टता कैलकुलेट कर ली, प्रतिरोध कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आपको एक विशिष्ट मान का, अब अगर आपको एक विशिष्ट मान का प्रतिरोध बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमें 10 वोल्ट की वोल्टता नापने के लिए प्रतिरोध का निर्माण करना, गैल्वेनोमीटर का निर्माण, वोल्टमीटर का निर्माण करना, तो उसके लिए कितने मान का प्रतिरोध लगाया जाए, तो हम कहेंगे यहां से इस आई जी को नीचे लेकर के आ जाओ, आपके पास में आ जाएगा V अपॉन आई जी बराबर जी प्लस आर एच। इस आर एच को यहीं रहने दो, जी को इधर ले जाओ, तो हम कहेंगे आर एच बराबर हो जाएगा V अपॉन आई जी, ये तो ऑलरेडी है यहाँ पर, और जी को दूसरी तरफ ले आए तो माइनस का जी। यानी कि अगर मुझे 10 वोल्ट की वोल्टता का एक एमीटर वोल्ट मीटर बनाना है तो उसके लिए जो प्रतिरोध आर एच का मान है वो इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास में एक वोल्ट मीटर बना है उसमें से कितनी धारा बहेगी, उसकी वोल्टता कितनी होगी, और उसमें किस मान का प्रतिरोधक जोड़ने पर कितने वोल्टता का वोल्ट मीटर ये बनेगा। तो ये तीनों चीजें हमने निकाल ली है, वोल्टता हमने निकाल ली, धारा हमने निकाल ली, और तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया। तुल्य प्रतिरोध को एक बार और अगर आप देखना चाहें तो हम कह सकते हैं तुल्य प्रतिरोध आर वी बराबर कितना होगा, जी प्लस आर एच। क्योंकि आर एच का मान बहुत ज्यादा होता है जी के मान की तुलना में, इसलिए चाहो तो आप जी को नगण्य भी मान सकते हो, तो आप इसको कह सकते हो लगभग आर एच। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो उच्च मान के प्रतिरोध के लगभग लगभग बराबर होगा। यानी आपको अगर अच्छा वोल्ट मीटर बनाना है तो उच्च मान का वोल्ट मीटर वोल्ट प्रतिरोध आपको जोड़ना पड़ेगा धारा मापी के श्रेणी क्रम में, ये धारा मापी के श्रेणी क्रम में। और इस प्रकार से ये जो पूरी युक्ति बनेगी, इस पूरी युक्ति को